राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान समान पात्रता परीक्षा अर्थात राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए चाक्षु पब्लिकेशन के द्वारा सबसे बेस्ट बुक प्रकाशित की जा रही है, जिसके अंतर्गत मिलेगा राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान समसामयिक करनाएं, अर्थात सभी सब्जेक्ट पर यह आधारित, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक सहित 2900 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ताकि यह पुस्तक आप अपने नजदीक के स्टेशनरी से परचेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहां से भी आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम लास्ट वाली क्लास में राजस्थान का इतिहास एवं एक परिचय में राजस्थान का इतिहास एक परिचय के अंतर्गत हमने भौगोलिक नाम ये जान लिया था। इस वाली क्लास में इतिहास का काल विभाजन अपन पढ़ेंगे और प्रत्येक युग में जो राजस्थान से संबंधित जानकारी है वो इस वाली क्लास में पढ़ेंगे। ये वाली क्लास रीट सीईटी के सहित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप इन तथ्यों को आराम से नोट कर सकते हैं। अपने यह बुक है आपके पास, तो वहां पर भी आप इनको साथ साथ में पढ़ सकते हैं। चलिए हम आज शुरू कर रहे हैं इसमें इतिहास का काल विभाजन। इतिहास के काल विभाजन से शुरुआत करते हैं। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को अपन 3 भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं। पहला हो जाएगा प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। देखो प्राक युग में क्या होता है। प्राक युग की बात करें तो प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहते हैं जिसके ज्ञान के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके अपने को लिखी हुई कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उस काल को हम प्राक युग कहा जाता है। अर्थात मानव उस समय लेखन कला से अपरिचित था। मानव जो उस समय लिखने की कला से अपरिचित था, जो जानकारी हमने प्राप्त हुई है तो उस काल को हम प्राक युग कहते हैं। जिससे जो केवल सामग्री वगैरह मिली है या औजार वगैरह मिले हैं, तो हम अंदाजे से उसको बताए तो भाई ये उस समय पे ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, जबकि कोई लिखी हुई जानकारी हमारे को प्राप्त नहीं होती है। उस काल को हमें प्राक युग कहा जाता है। तो पहला तो आपको पता हो गया प्राक युग। अब दूसरा काल की बात करें। दूसरा काल कौन सा है? आद्य युग। आद्य ऐतिहासिक या आद्य युग। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसमें लिखित साक्ष्य तो अपने को उपलब्ध हो गए, लिखी हुई जानकारी तो अपने को मिल गई, इनको लिखने का ज्ञान था और अपने को प्राप्त भी हो गया, किंतु या तो वह अस्पष्ट है, अस्पष्ट लिखा हुआ है, अथवा उनकी लिपि को अभी तक पढ़ना संभव नहीं हुआ हो। उस काल को हम किस श्रेणी में रखते हैं? आद्य युग की काल श्रेणी में रखते हैं, उस आद्य युग काल वाले में रखते हैं। फिर तीसरा जो काल अपना आ रहा है, तीसरा काल कौन सा है? ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग में किसको रखते हैं? उस काल के इतिहास को रखते हैं जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जिसका लिखी हुई जानकारी अभी अपने को मिल भी गई है, हमने पढ़ भी लिया है, और वो जो है वो ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। तो हमने इतिहास को 3 भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं, प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग में जहाँ पर मानव को लिखित जानकारी नहीं थी, उनको लिखने की कला नहीं थी, और जो सामग्री वगैरह मिली है उससे ही हम अपने इतिहास को उसको पढ़ रहे हैं, तो वो काल तो कौन सा हो गया? प्राक युग। दूसरा आद्य युग,
उनको लिखने को तो ज्ञान था और लिखी हुई चीजें भी अपने को मिल भी गई है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। उस काल को हम आद्य युग में रखा जाता है। और तीसरा कौन सा आ गया है? ऐतिहासिक युग, जिसमें लिखने की कला का तो ज्ञान था ही है और हमने उसको पढ़ भी लिया है, वो हो जाता है ऐतिहासिक काल है। ठीक है, अब कहां से लेकर के कहां तक तो प्राक युग रहा है और कहां तक आद्य युग रहा है और कहां तक ये ऐतिहासिक युग रहा है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। चलो आगे इसके बारे में पढ़े तो बात करते हैं प्राक युग। तो प्राक युग जो है, इस युग, यह युग प्राक युग सृष्टि के आरंभ से शुरू हो जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक रहता है। प्राक युग जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ है, वहां से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के पहले तक का जो समय है, उसको हम प्राक युग में माना जाता है। आद्य युग की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, हड़प्पा सभ्यता जो हुई है उसके समय से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक आद्य युग है। यानी इसके बीच के समय का हमारे को लिखी हुई जानकारी तो मिल गई है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, या उसकी लिपि अस्पष्ट है जिसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको हम आद्य युग में रखा जा रहा है। और ऐतिहासिक युग का समय पूछ ले कि कहां से लेकर के ऐतिहासिक युग कहां से शुरू हुआ है, तो ये युग 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक चल रहा है। इसको हम ऐतिहासिक युग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, प्राक युग में सृष्टि से लेकर के हड़प्पा से पहले तक का, आद्य युग में हड़प्पा से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का है, और ऐतिहासिक युग में बात करेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक का ये जो समय है, इसको हम ऐतिहासिक युग में रखते हैं। चलो अब प्रागैतिहासिक की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी प्राक युग, जिसमें कोई लिखित जानकारी अपने को वहां से प्राप्त नहीं होती है, उस युग के बारे में बात करते हैं। मतलब प्रागैतिहासिक काल की भी जानकारी अपने राजस्थान के अंदर मिलती है। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था। जो भी सभ्यताएं विकसित हुई थी वो सभी नदी घाटियों के वहां पर विकसित हुई है। नदी घाटियों में विकसित क्यों हुई है? तो नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण पानी वहां उपलब्ध मिल जाता है। पानी प्रचुर है तो वहां पर अपने आप उत्पन्न होने वाले कंद मूल फल भी प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ पर मांस, पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं नदी घाटी के वहां पर। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। ठीक है, कई सालों पहले राजस्थान की स्थिति भी ऐसी हुआ करती थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है। अपन देख रहे हैं राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, यानी 61-60% से भी अधिक भाग मरुस्थल जो है, इसमें मरुस्थल है। किंतु विद्वानों का मानना है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थल भूमि में समुद्र विद्यमान था। पहले अभी जो मरुस्थल है यहाँ पर पहले एक समुद्र लहराता था, और इस समुद्र में सरस्वती तथा द्वैत नदी इस समुद्र में आकर के गिरती थी। तो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, इस क्षेत्र में प्राचीन समय में जो समुद्र था उसमें कौन सी नदियों के द्वारा पानी लाया जाता है या कौन सी नदियां गिरती थी? तो सरस्वती और द्वैत नदी इसमें गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का भी गौरव प्राप्त है। जब मानव सभ्यता का जन्म हो रहा है उस समय के भी अपने राजस्थान में अवशेष मिल रहे हैं। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। जो शुरू में मानव सभ्यता जो विकसित हुई है उस समय सबसे पहले जो काल आता है वो कौन सा काल आता है? पाषाण काल है, जिसमें मानव ने सबसे पहले पत्थर का प्रयोग करके पत्थर का औजार बनाया
और पत्थर से बनी हुई चीजों का प्रयोग करने लगा है। उस काल को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस काल को पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब इस पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें कौन कौन सा है? यस, कौन कौन सा है पाषाण काल में भी? तो एक तो हो जाएगा पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल यानी जो पहला पाषाण काल में भी जो शुरू का जो समय रहा है वो पूर्व पाषाण काल। फिर हो जाएगा मध्य पाषाण काल और लास्ट में हो जाएगा उत्तर पाषाण काल है। सबसे बाद वाला उत्तर हो जाएगा, पहले वाला पूर्व हो जाएगा, बीच वाला मध्य पाषाण काल है। तो पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं इनमें भी पहले पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल से राजस्थान में कहाँ से अवशेष मिले हैं जिसकी जानकारी देखते हैं। तो पूर्व पाषाण काल में राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह तो निश्चित ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के जो अनेक उपकरण ज्ञात होता है, जिससे यह होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पहले राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। मतलब आज से भी तो यूं समझो कि 2 या 1.5 करोड़ साल पहले भी राजस्थान में मानव रहता है। तो राजस्थान का इतिहास अभी का नहीं है, ये 2 से 2.5 करोड़ साल पहले का इतिहास राजस्थान का है। हाँ, नेक्स्ट 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार यानी हैंड एक्स खोज निकाला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि 1870 ईस्वी में सबसे पहले जयपुर व इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण काल का हैंडेक्स किसने खोजा था? तो सीए हैकेट ने सबसे पहले हैंडेक्स खोजा था। कब खोजा था? 1870 ईस्वी में। और कहाँ से खोजा? तो जयपुर इंद्रगढ़ से खोजा था। ठीक है, जो पूर्व पाषाण काल में ये औजार काम में लिया जाता था। चलो, कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोजे थे। झालावाड़ क्षेत्र से भी पूर्व पाषाण काल के अवशेष मिले हैं और झालावाड़ क्षेत्र से जो पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजने वाले थे सेटनकार। इसके बाद योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आरसी अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र शर्मा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाण सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक क्षेत्र की नदियों में विशेष रूप से चंबल नदी, बनास नदी और उनकी जो सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए हैं। ठीक है, जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज, जालोर क्षेत्र में जो पूर्व पाषाण काल है, जालोर में पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज भी आलचिन को है। प्रश्न आ जाए कि जालोर क्षेत्र में या जालोर से पूर्व पाषाण युग के उपकरणों को खोजने वाले कौन थे? तो बी ऑलचिन ने जालोर क्षेत्र से ये उपकरण खोजे थे। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का प्रसार रहा है। तो ये हमने देखा था पूर्व पाषाण काल, जिसमें अपने को क्या क्या याद रखना है?
एक तो हैंडेक्स वाला याद रखना है। सबसे पहले हैंडेक्स 1870 में जयपुर में किसने खोजा था? C.A. हैकेट ने। कहाँ से खोजा? तो जयपुर और इंद्रगढ़ से। ठीक है, उसके बाद आप ये ध्यान रख सकते हैं झालावाड़, एक तो झालावाड़ में किसने खोजा था? तो झालावाड़ में सेटनकार ने। और जालोर क्षेत्र में किसने खोजा था? तो बी ऑल्चिन ने खोजा था। ये और कौन से काल के हैं? पूर्व पाषाण काल के। अब बात करते हैं उसके आगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जिसमें पहले बड़े बड़े पत्थर का इनका यूज किया जाता है। अब मध्य पाषाण काल में पत्थर थोड़े छोटे पत्थरों से औजार बनाने लग गए थे। ज्यादा ज्ञान हो गया था, धीरे धीरे ज्ञान होने लग गया था मानव को। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। ठीक है, पाषाण काल में दूसरा काल कौन सा आया? मध्य पाषाण काल। पहले अपने पूर्व पाषाण काल पढ़ा था। पश्चिम राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियां, पश्चिम राजस्थान में तो लूणी और उसकी सहायक नदियां होगी। चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी घाटी और जयपुर के विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। तो मध्य पाषाण कालीन उपकरण अपने को कहाँ कहाँ से मिले हैं? एक तो लूणी और उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़ में बेड़च नदी घाटी है और जयपुर विराटनगर है। यहाँ से अपने को मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। इस काल के जो पत्थर है, इस काल के जो उपकरण है छोटे थे। पूर्व पाषाण काल के बदले छोटे मिलते थे, हल्के थे और कुशलता से बने हुए थे। ये उपकरण जेस्पर, एगट, चर्च, कार्नियन और क्वार्टजाइट, कैल्सेडोनी आदि पाषाणों के बने हुए थे, जिसमें ब्लेड हो गया, यानी बिल्कुल पतला सा पत्थर था जिससे अपन किसी भी चीज को आसानी से काट सकते थे, इतना पतला था ब्लेड। इग्रेवर हो गया, ट्रायंगल हो गया। इग्रेवर बोले तो मतलब जिससे अपन ऐसी नुकीली बना दी जिससे उत्कीर्ण कर सकते हैं, कुछ खोद सकते हैं, उस टाइप का था इग्रेवर। ट्रायंगल यानी त्रिभुजाकार इस आकृति के, इस प्रकार के नीचे नुकीले थे। क्रेसेंट हो गया है, यानी क्रेसेंट अर्धचंद्राकार, कुछ इस टाइप के पत्थर के उपकरण बने थे। ट्रेपेज, स्क्रेपर बोले तो खुरचनी, जिसको अपनी भाषा में खुरचनी कहते हैं, लंबा सा एक इस टाइप का, जिसके आगे खुरचना टाइप का था, खुरचने हो गया। पॉइंटर, इस टाइप का एक पॉइंटर हो गया। ऐसे उपकरण बने हुए थे। ठीक है, और पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा हुआ है कि मध्य पाषाण काल में पत्थर के बने हुए छोटे उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा गया है? तो माइक्रोलिथ नाम दिया गया है। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण इनको कहा गया है, लघु पाषाण उपकरण। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। अब पाषाण काल समाप्त होने की कगार पे आ रहा है और एक नया जो काल है धातु काल शुरू होने आ रहा है। धातु काल से जस्ट पहले का जो काल था वो उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल है। भारत में अन्य भागों की भांति राजस्थान में उत्तर नव पाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ है, जिसमें अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यताओं के अनेक उपकरण हमारे को प्राप्त होते हैं। ये देखा था अपन ने पाषाण काल है। तो पाषाण काल में ऊपर वाले में एक तो हैंडेक्स का आप ध्यान रखना, किसने खोजा? हैकेट ने 1870 में जयपुर इंद्रगढ़ से। झालावाड़ में ऐसे उपकरण किसने खोजा था? तो झालावाड़ में खोजा था सेटनकार ने। और जालोर में किसने खोजा था? तो जालोर में खोजा था हमारे बी ऑल्चिन ने। ठीक है, और मध्य पाषाण काल के अवशेष अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो लूणी नदी, उसकी सहायक नदियां, बेड़च, चित्तौड़ में बेड़च नदी घाटी हो गई, विराटनगर वाला क्षेत्र हो गया है। ठीक है, और इस काल में जो छोटे छोटे जो औजार बने हैं उनको किस नाम से जानते हैं? माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में उत्तर और नव पाषाण काल आ जाता है।
अगला राजस्थान में धातु काल। फिर पाषाण काल के बाद में धातु काल शुरू हुआ। धातु काल में भी सबसे पहले मानव ने ताम्र और पाषाण का प्रयोग किया गया। ताम्र पाषाण, ठीक है, जिसमें तांबा और पाषाण का प्रयोग किया गया। और उसके बाद में ताम्र, तांबा का, और तांबा के बाद में कांस्य काल है। ये क्रम चला था। ताम्र पाषाण काल, पहले तांबा और जो पत्थर है दोनों का प्रयोग किया जाने लगा। फिर उसके बाद में तांबे का प्रयोग किया गया, और उसके बाद बात करें तो उसके बाद ताम्र और कांस्य काल, ये है तांबा और कांसा, इस काल में प्रयोग किया गया। ठीक, यस। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग के राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थानों में, अब ताम्रकालीन में कौन कौन सी सभ्यता है, तो ताम्रकालीन सभ्यताओं में ध्यान रखेंगे गणेश्वर है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, तो गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है। ये ताम्रकालीन सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, वैसे ये कांस्ययुगीन सभ्यता, लेकिन कालीबंगा सभ्यता में जो हड़प्पा कालीन अवशेष मिले वो कांस्ययुगीन थे, और हड़प्पा काल से जो पहले के जो अवशेष मिले थे वो ताम्रकालीन थे। गिलुंड सभ्यता कहाँ पड़ता है, गिलुंड राजसमंद में, और आहड़ और जाडोल ये उदयपुर में है। आगे डिटेल भी पढ़ेंगे इसकी। आहड़, गिलुंड, कालीबंगा। पिंड और पांडलिया चित्तौड़गढ़ में है। पिंड और पांडलिया सभ्यता ताम्रकालीन। ये चित्तौड़ में कुराड़ा सभ्यता नागौर हो गया। यानी सभ्यता कौन सी सभ्यता कौन से जिले में है और कौन से काल की है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है यहाँ से। बीकानेर में कौन कौन सी सभ्यता होगी, साबलिया व पुंगल बीकानेर का हो जाता है। नंदलालपुरा, किराड़ोत और चीतवाड़ी ये जयपुर की सभ्यता होगी। एलाना जालोर हो गया। बूढ़ा पुष्कर अजमेर हो गया। कौल माहौली सभ्यता ये सवाई माधोपुर। मलाह सभ्यता कहाँ है, भरतपुर। ये ताम्र पाषाण कालीन और ताम्र सभ्यताएं थी, जिसमें तांबा और इससे पहले ताम्र पाषाण, तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग किया गया। और अब उसके बाद जो काल आया है पाषाण काल के बाद में तांबा, तांबा के बाद में कांसा, और उसके बाद लोहकालीन सभ्यता। तांबा और कांसा काल के पश्चात में लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ। मानव सबसे पहले पत्थर का प्रयोग करने लगा। पत्थर के बाद में जिस धातु का उनको ज्ञान हुआ वो तांबा था। फिर तांबा और पत्थर का प्रयोग करने लगा। धीरे धीरे वो कांसा का प्रयोग करने लगा, और अब उनको कौन सी धातु का ज्ञान हो जाता है, लोहे का ज्ञान हो जाता है। इसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी एक घटना थी। यहाँ से जैसे लोहे का प्रयोग होने लगा और एक इतिहास में एक नई घटना शुरू हो जाती है। इसने कृषि उपकरणों और हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ा करके सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। लोहे युग में जैसे लोहे युग शुरू हुआ, कृषि के उपकरण बढ़ने लगे और लोहे के हथियार वगैरह बढ़ने लगे हैं। राजस्थान में नोह भरतपुर लोहे युगीन सभ्यता कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट है। नोह भरतपुर हो गया, ये लोहे युगीन है। जोधपुरा कहाँ पड़ता है, जयपुर में, साबी नदी के किनारे हैं, आगे आएगा उसको पढ़ेंगे अपन। नोह भरतपुर हो गया, जोधपुरा जयपुर हो गया। सोनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे झुंझुनू है। रेड टोंक में डील नदी के किनारे, ये हमारी लोहकालीन सभ्यता। तो लोहकालीन सभ्यता कौन कौन सी होगी, नोह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सोनारी झुंझुनू और रेड टोंक, ये लोहकालीन सभ्यता है। आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नोह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। नोह भरतपुर है, वहां से जो अवशेष मिले हैं इससे प्राप्त होता है कि यहीं से इसी समय से लोह काल शुरू होता है। जोधपुरा तथा सोनारी से लोहा गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने के भी अवशेष मिले हैं।
जयपुर की जो जोधपुरा सभ्यता है साबी नदी के किनारे जो विकसित हुई है यहाँ से, और झुंझुनू की जो सुनारी सभ्यता है यहाँ से लोहे गलाने की भट्टियां मिली है, अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखाने मिले हैं। तो प्रश्न आ जाएगा राजस्थान की कौन सी सभ्यता या कहाँ पर किस सभ्यता से लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखाने मिले हैं, तो हम बताएंगे जोधपुरा और नगरी सभ्यता से। रेड कहाँ पड़ता? टोंक में। रेड को तो लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। पश्चिम राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? रेड सभ्यता से, जहां से लोह सामग्री की प्रचुरता यानी कई सारे भंडार मिले हैं। ये थे हमारी लोहकालीन। लोह काल के पश्चात में भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृदबांड संस्कृति, ठीक है। सबसे पहले पाषाण काल, पाषाण में भी 3 काल देखे थे, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या उत्तर पाषाण। उसके बाद में तांबा या ताम्र पाषाण है, फिर तांबा, फिर कांस्य युगीन, फिर उसके बाद में लोहा आया, और लोहे के बाद में कौन सी आती है? स्लेटी रंग की चित्रित मृदबांड संस्कृति है, जिसको पेंटेड ग्रे वेयर, PGW पेंटेड ग्रे वेयर वाली संस्कृति, इसका उदय होता है। और इसका जो अपने राजस्थान में इस संस्कृति का जो अवशेष मिलता है विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारी सभ्यता हो गई, नोहे आदि से मिलते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृदबांड संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोहा भरतपुर, यहाँ से पेंटेड ग्रे वेयर PGW का यहाँ से अवशेष मिले थे। इस संस्कृति का जो उदय है वो लगभग 600 ईसा पूर्व से होता है। उसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है, जहां से जो लिखी हुई जानकारी मिली है उनको हमने पढ़ लिया है और इतिहास को जान भी लिया है। अब उसके बाद हम देखेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है। ये सभ्यताएं हम पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।